चंदनपुर गांव में माधव नाम का एक निर्धन किसान अपनी पत्नी सावित्री और बच्चों के साथ अभावों में जीवन काट रहा था। मेहनत के बाद भी 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल था और सेठ धनीराम के कर्ज का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। सावित्री, अब ये हौसला जवाब दे रहा है। बंजर खेत उम्मीदें निगल रहे हैं और खाली हाथ अब खाली पेट का दर्द नहीं सह पा रहे। देखो तो, नन्हे बच्चों की मासूम आंखें भूख से पथरा गई हैं। मन छोटा मत कीजिए स्वामी, विधाता ने हमें ये हाथ और अटूट साहस दिया है। जब तक सांस है हम कोशिश की ढाल नहीं छोड़ेंगे। मेहनत की चोट से तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। पर वो रास्ता है कहाँ? चारों तरफ बस घुप अंधेरा और सेठ की जालिम शर्तें ही नजर आती हैं। आप फिक्र न करें, कल भोर होते ही मैं गांव की पगडंडियों पर समाधान तलाशूंगी। क्या पता ईश्वर ने हमारे लिए कोई नया द्वार खोल रखा हो। अगली सुबह सावित्री मंदिर गई, जहां उसकी भेंट एक तेजस्वी साधु से हुई। सावित्री ने अपनी दरिद्रता और दुखों की व्यथा उनके सामने रख दी। महात्मन, हम श्रम की भट्टी में जल तो रहे हैं, पर खुशहाली की एक बूंद तक मयस्सर नहीं। हमारी नियति में बस दरिद्रता ही क्यों लिखी है? कृपा कर हमें उबारने का कोई मार्ग सुझाइए। पुत्री, पसीना कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस उसे सही दिशा के पतवार की दरकार होती है। अपने जीवन के संग्राम में अपने पति का संबल बनो और नए पथ पर बढ़ो। सफलता स्वयं तुम्हारा द्वार खटखटाएगी। पर महाराज, निहत्थे हाथ संसार से कैसे लड़ें? हमारे पास तो संघर्ष शुरू करने का कोई जरिया भी शेष नहीं। साधु ने मुस्कुराते हुए पास बंधे एक मजबूत अश्व की ओर इशारा किया और उसे सावित्री को सौंप दिया। यह अश्व आज से तुम्हारी अमानत है। याद रखना, इसकी बागडोर केवल तुम्हारे हाथों में नहीं, तुम्हारी नियति के हाथों में भी है। इसका सही उपयोग तुम्हारी तकदीर के बंद ताले खोल देगा। सावित्री उस उपहार को लेकर घर पहुंची। माधव उसे देखकर चकित रह गया। तब सावित्री ने अपनी योजना समझाई। सावित्री, ये शानदार जानदार घोड़ा कहाँ से ले आई? हमारे भाग्य में तो गधा भी नहीं था, फिर ये वैभव कहाँ से आ टपका? ये उस सिद्ध महापुरुष का प्रसाद है। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि ये बेजुबान हमारी सोई हुई किस्मत को जगाने का माध्यम बनेगा। पर हम तो खुद दाने दाने को तरस रहे हैं। इस विशाल प्राणी का बोझ कैसे उठाएंगे और इससे हमारा क्या लाभ होगा? हम इसे अपनी ढाल बनाएंगे। इसकी मदद से हम दूर जंगलों से भारी लकड़ियां ला सकेंगे और शहर के बाजारों में बेचकर स्वाभिमान का जीवन शुरू करेंगे। घोड़े की मदद से उनका लकड़ी का व्यापार चल निकला और घर की स्थिति सुधरने लगी। यह देख लालची सेठ धनीराम जल भुन गया और उसने माधव के घोड़े को चोरी करने की योजना बनाई। ये माधव दिन पर दिन अमीर होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा कर्ज चुका देगा। ये हमारे धंधे के लिए अच्छा नहीं है। मालिक, हम क्या करें? हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसकी कमाई बंद हो जाए और यह फिर से मेरे कर्ज में फंस जाए। मालिक, पर हम कर क्या सकते हैं? वह तो रोज जंगल से लकड़ी लाकर बेचता है। उसकी कमाई का सबसे बड़ा सहारा क्या है? वो उसका घोड़ा। बिल्कुल, अगर उसका घोड़ा ही ना रहे तो वह लकड़ी बेच ही नहीं पाएगा और उसका काम ठप हो जाएगा। तो क्या आप कह रहे हैं कि हमें उसका घोड़ा चुराना होगा? बिल्कुल, और यह काम रात के अंधेरे में होगा, जब माधव और सावित्री गहरी नींद में होंगे। सुन, घोड़े को चुपचाप खोलना, कहीं यह आवाज करके माधव और उसकी पत्नी को जगा ना दे। हाँ, लेकिन अगर घोड़ा हिलने डुलने लगा तो मैं इसके मुंह पर कपड़ा बांध देता हूँ ताकि यह कोई आवाज न करे। तभी सावित्री की आंख खुल गई। उसने शोर मचाया तो नौकर पकड़े जाने के डर से घोड़ा छोड़कर भाग खड़े हुए। माधव उठो, मुझे कुछ अजीब आवाज आ रही है। क्या हुआ सावित्री, इतनी रात को कौन आएगा? हमें इन चोरों की शिकायत मुखिया जी से करनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो सावित्री, मगर तुम्हें क्या लगता है ये दोनों चोर कौन हो सकते हैं? मुझे तो लगता है कि वे सेठ धनीराम के नौकर थे, पर मैं अच्छे से चेहरा देख नहीं पाई।
अगले दिन वे मुखिया के पास गए, लेकिन मुखिया ने सबूतों के अभाव में कोई कार्यवाही करने से मना कर दिया। सावित्री, जब तक तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत ना हो तब तक मैं सेठ धनीराम को कुछ नहीं कह सकता। सावित्री, मैं बाजार जा रहा हूँ, शाम तक लौट कर आऊंगा। यदि मेरी सारी लकड़ियां बिक गई तो आज ही सेठ के पैसे चुका दूंगा। भगवान आपकी इच्छा को पूरी करें, पर जरा सावधान रहना, क्योंकि हमारे घोड़े के ऊपर किसी की बुरी नजर है। लकड़ियां बेचकर घर जल्दी आना, मैं खाना बनाकर आपका इंतजार करूंगी। ठीक है सावित्री, मैं ध्यान रखूंगा। बाजार में माधव ग्राहकों को आवाज देने लगा। उसे अकेला देखकर सेठ धनीराम उसके पास पहुंचा। लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां ले लो। इस फटीचर को आसानी से ठगा जा सकता है। वैसे भी यह शक्ल से ही जन्मजात मूर्ख लगता है। कैसे हो माधव भाई? सुना है तुम्हारी लकड़ियां बहुत ही उत्तम दर्जे की होती हैं। गांव वाले तुम्हारी लकड़ियां की बहुत तारीफ करते हैं। क्या तुम मुझे अपनी सारी लकड़ियां बेचना चाहोगे? बिल्कुल बेचनी है हुजूर, लेकिन कीमत क्या देंगे? तुम ही बताओ, क्या कीमत चाहते हो? 150 लूंगा मालिक। सौदा महंगा है। खैर, क्या तुम लकड़ियां जिस हालत में हैं उस हालत में बेचोगे? बेच दूं हुजूर, इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है? तब ठीक है, ये लो 150 और अपने घोड़े को लेकर जल्दी से मेरे पीछे पीछे चलो। माधव खुशी खुशी सेठ के पीछे चल दिया। हवेली पहुंचकर जैसे ही माधव ने लकड़ियां उतारनी चाही, सेठ ने उसे रोक दिया। लकड़हारे, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? हुजूर, मैं तो घोड़े से लकड़ियां उतार रहा था ताकि घोड़े को ले जा सकूं। अरे बदमाश, क्या तुम्हें सौदे की शर्त याद नहीं जो तूने लकड़ियां बेचते समय मुझे मंजूर की थी? कैसी शर्त हुजूर? मैं कुछ समझा नहीं। मैं तो आपको 150 बदले सारी लकड़ियां बेची। सारी लकड़ियां ही नहीं, बल्कि सिक्कों के बदले तूने मुझे अपना घोड़ा भी बेचा है। क्या तूने इस शर्त पर लकड़ियां बेचना स्वीकार नहीं किया था कि लकड़ियां जिस हालत में हैं उस हालत में बेचेगा? हुजूर, आप ये क्या कह रहे हैं? शर्त के मुताबिक अब यह घोड़ा मेरा है। तुझे अपनी कीमत मिल चुकी है, इसलिए तू यहाँ से चलता बन। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए हुजूर। मैं गरीब आदमी हूँ, बर्बाद हो जाऊंगा। देख लो भाइयों, इस लकड़हारे की चालाकी पहले सौदा किया, अब मुकर रहा है और सीना जोरी कर रहा है। क्या यह रहम करने योग्य है या नहीं? मेरी मानो तो इसे सरपंच जी के पास ले चलो। लकड़हारे को अपनी सामान की कीमत मिल चुकी है और उसने ग्राहक की शर्त मानी है, इसलिए घोड़ा उसी का है। अब घोड़े पर उसका कोई हक नहीं। अरे, ये आपकी आंख में आंसू कैसे? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं सावित्री, हमारी तो किस्मत ही फूटी है। वैसे ही मेरे पास धन के रूप में कुछ नहीं था। आज हमारा घोड़ा भी हाथ से निकल गया। तुम जरा भी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। लाओ वो 150 जो तुम्हें सेठ ने कल दिए थे, वो रुपए मुझे दे दो। मैं आज फिर से एक घोड़ा खरीद कर लाऊंगी और मैं खुद बाजार में जाकर लकड़ी बेचूंगी। सावित्री नया घोड़ा लेकर बाजार पहुंची। लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां ले लो, सस्ती में लकड़ियां ले लो। सेठ फिर से शिकार की तलाश में वहां आया। उसने सावित्री के घोड़े पर दांव लगाने की सोची। वाह भगवान, आज फिर से मेरे लिए एक शिकार भेज दिया। कल मुझे एक घोड़ा मिला था और आज भी मुझे फिर से घोड़ा मिल जाएगा। क्या कीमत है तुम्हारी लकड़ियों की? 150 मालिक। महंगा सौदा है, क्या दाम कुछ कम नहीं करोगी? सौदा 4 सिक्के भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा हुजूर। लकड़ियां बिल्कुल सूखी हैं, मंजूर है तो बोलिए। यह औरत तो बहुत चालाक लग रही है। खैर कोई बात नहीं, इसकी जल्द अक्ल समझ में आ जाएगी। अक्ल तो बहुत जल्द तेरी ठिकाने लगने वाली है। सेठ जी क्या सोच रहे हैं हुजूर? जल्दी बताइए, नहीं तो फिर मैं दूसरे ग्राहक को आवाज दूंगी। ठीक है, मुझे 150 में यह मंजूर है, मगर लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में तुम्हें बेचनी होगी। क्या तुम्हें मंजूर है? सावित्री ने अपनी चाल चलते हुए एक जवाबी शर्त रख दी, जिसे लालची सेठ समझ नहीं पाया। आज इसकी खैर नहीं, इससे मैं ऐसा बदला लूंगी कि यह मुझे याद ही रखेगा। अरे जल्दी करो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। ठीक है हुजूर, बेच दूंगी, पर मेरी भी एक शर्त है कि आप भी मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वे पैसे होंगे। ठीक है, मुझे यह शर्त मंजूर है। अब देर ना कर, अपने घोड़े के साथ मेरे पीछे पीछे चल। बेईमान कहीं का अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है। जब बात सामने आएगी तो खून के आंसू रोएगा।
हुजूर, लकड़ियां कहाँ रखूं? अरे मूर्ख औरत, तुमने क्या सौदा किया था? शर्त याद है या मैं याद दिलाऊंगा? अब यह घोड़ा भी अब मेरा है। चलो इसको अब खंभे से बांध दो। ओ, यह शर्त तो मैं भूल ही गई थी। माफी चाहती हूँ, अभी घोड़ा बांध देती हूँ। सावित्री ने घोड़ा बांध दिया और अपनी शर्त के मुताबिक भुगतान मांगा। उसने सेठ की धोती में रखे पैसों के साथ उसकी टांग की मांग कर दी। मैंने आपका हुक्म पूरा कर दिया हुजूर। लाइए, अब मेरी भी कीमत दे दीजिए। जरूर लो, संभालो अपनी सौदे की कीमत। हुजूर, यह आप क्या कर रहे हैं? सौदे के हिसाब से लकड़ियां जिस हालत में थीं, उस हालत में लकड़ियों के साथ साथ मेरा घोड़ा भी आपको मिल गया। लेकिन आपने मुझसे भी तो यह वादा किया था कि आप पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वह होंगे। उस समय पैसे आपकी धोती में थे, इसलिए पैसों के साथ साथ आपको अपनी एक टांग काटकर मुझे देनी होगी। शर्त के मुताबिक आपको ऐसा करना ही होगा। लाइए, पैसों के साथ अपनी एक टांग भी काट कर दीजिए। क्या बक रही है तू? बक नहीं रही मालिक, बल्कि न्याय की बात कर रही हूँ। आपको पैसों के साथ अपनी एक टांग भी देनी होगी। तुम्हारी ये मजाल, मैं कहता हूँ निकल जाओ मेरे घर से। ऐसे नहीं मालिक, अब तो मैं यहाँ से अपना हक लेकर ही जाऊंगी। अरे यह तो लेने के देने पर गए, ये तो मेरा ही पासा मुझ पर ही उल्टा पड़ गया। अरे पहले मेरी बात तो सुनो। अब तो मैं सिर्फ एक ही शर्त पर आपकी बात सुनूंगी मालिक, कि पहले आप मुझे अपनी एक टांग काट कर दीजिए। अरे टांग के बदले में तुम्हें एक घोड़ा, तुम्हारी सारी लकड़ियां और इन सब के साथ 1200 रुपये भी देने को तैयार हूँ। भगवान के लिए लोगों को इकट्ठा मत करो। सेठ जी, कल इसी शर्त के मुताबिक तुमने गरीब लकड़हारे से उसका घोड़ा प्राप्त किया था। आज तुम्हें भी अपनी टांग इसी औरत को देनी होगी, बिल्कुल देनी होगी, वरना हम तुम्हें जबरदस्ती सरपंच जी के पास ले चलेंगे। मुझे गरीब के साथ न्याय कीजिए हुजूर, और मुझे मेरा हक दिलवाइए। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दोषी यह सेठ ही है और तुम्हारी मांग जायज है। लेकिन बेटा, तुम एक इंसान की टांग लेकर क्या करोगी? यदि मेरी मानो तो टांग के बदले जो कुछ भी सेठ दे रहा है उसे अतिरिक्त 500 रुपये और ले लो। ठीक है हुजूर, यदि आप कहते हैं तो मैं 500 बदले अपना दावा वापस ले सकती हूँ। मैं इसकी यह शर्त पूरी करने को तैयार नहीं हूँ। यह कीमत बहुत ज्यादा है हुजूर। यदि यह कीमत इसकी एक टांग से ज्यादा है तो मुझे एक टांग ही स्वीकार है। कृपया आप देर न करें, इसकी एक टांग काटकर दिलवाइए घर में। मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे होंगे। धनीराम, कसूर तुम्हारा है। शर्त के मुताबिक अपनी टांग काट कर देना या फिर 50,000, यह हमारा फैसला है। चालाकी का अंत हमेशा बुरा होता है और समझदारी बड़े से बड़े अन्याय को हरा सकती है। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल उषा टून को सब्सक्राइब करें।